हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। वेलकम टू आवर करंट अफेयर सीरीज। आज डेट है भाई 28 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना वे देखते हैं भाई। ये हमारा यूट्यूब चैनल भाई, यहाँ पे मैंने ना प्री सीरीज एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है भाई। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना वे मैं 10 मिनट में कवर करवा देता हूँ भाई। इसके बाद बस आपको जाके ना स्टैटिक पार्ट पढ़ना होता है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया और जो भी ये मेरे क्लास नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है G7। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएस है ना, जो ये रीजनल ग्रुप्स होते हैं ना, इन पे क्वेश्चन पूछती है भाई, इनके मेंबर्स पर और इनकी मीटिंग्स पर। क्यों है भाई, न्यूज में जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है ना एस जयशंकर, वे फ्रांस गए हैं भाई G7 की मीटिंग के लिए। सबसे पहले देखते हैं भाई G7 में कौन कौन से मेंबर होते हैं। G7 है भाई, जो डेवलप्ड कंट्री है ना उनका ग्रुप है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस, कनाडा। कौन कौन से हैं भाई? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएस एंड कनाडा। ये हैं भाई 7 मेंबर्स। तो इसका नाम है भाई G7। कब इसका ओरिजिन हुआ? ये बना था भाई 1975 में। और 1975 में कैसे बना था ये? एज ए G6 मेंबर, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली थे। क्यों बना था भाई? ये जो 1973 का ऑयल क्राइसिस थी ना, उसके रिगार्डिंग इनकी मीटिंग हुई। फिर उसके बाद इन्होंने ना G7 का निर्माण किया था भाई। कनाडा ने ना इसको बाद में ज्वाइन किया था 1976 में, और उसके बाद ये G7 बना था भाई। ये बीच में G8 भी बना था, जिसमें है ना 1997 में रसिया को इसमें ऐड कर लिया गया था भाई। और 2014 में रसिया ने जब क्रीमिया पेनिनसुला को वो किया ना एनेक्स, उसके बाद है ना 2014 में इसको यूएस ने रसिया को रिमूव कर दिया था। तो उसके बाद ये G7 ही है। सबसे पहले तो इसमें मैंने ना सभी कंसोलिडेट कर दिए भाई। G7, G8 और G20 तीनों ग्रुप मैंने इसमें कंसोलिडेट कर दिए हैं। G7 में कौन कौन है भाई? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। G7 में इंडिया नहीं है भाई, इंडिया नहीं है G7 में। इंडिया कौन से में भाई? G20 में। और G8 में कौन सा है भाई? रसिया। G20 में कौन कौन से हैं भाई? तुर्की है, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इसको कवर कर लेना भाई, यहाँ से डायरेक्ट प्रीम इफेक्ट बन सकता है भाई इसकी कंट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवलांस। अवलांस क्या होता है भाई? ये अवलांस हुआ भाई, जो क्या न्यूज में है, जो 5% है ना वो किल हो गए हैं। क्योंकि जो अवलांस हुआ ना, जो जिला पास है ना हमारा, वहाँ पे अवलांस हुआ। कश्मीर जो किसको कनेक्ट करता है? कश्मीर वैली विद लद्दाख। तो ये है भाई अवलांस। क्या होता है भाई अवलांस? अवलांस जैसे भाई ये हमारी पहाड़ी हो गई और इस पे यहाँ पे बर्फ है मतलब अगर ये स्लोप स्टीप होगा ना, तो स्टीप स्लोप होगा किसी भी वजह से, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो या फिर नेचुरल एक्टिविटी हो, किसी भी कारण ये जो स्लो है ना, ये फास्ट में और एकदम नीचे आ जाए, जैसे इसमें आ रही ना ये स्लो, ये इसका हो गया स्लोप। और ये जो स्नो आ रही ना, इसको क्या कहते हैं भाई? अवलांस कहते हैं। अवलांस क्या है भाई? अवलांस अकर व्हेन ए अनस्टेबल मास ऑफ स्नो ब्रेक्स अवे फ्रॉम द माउंटेन स्लोप। जब माउंटेन के स्लोप पर से है ना अनस्टेबल जो मास मतलब ज़्यादा हो गया ना, उसकी वजह से जो स्नो नीचे आ जाती है ना, उसको अवलांस कहते हैं। एट इट डिसेंट इट गैदर्स मोर स्नो आइस डेब्रिज टर्निंग इनटू ए पावरफुल फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कोच कर देता है भाई। ये जितनी फास्ट स्पीड में स्नो आएगी ना, वो इतना ही डिस्ट्रक्शन कोच करेगी भाई। दे आर कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। हाई एल्टीट्यूड रीजन में होता है, जैसे स्टीप स्लोप होगा तो ये इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। एक तो ये स्लोप देखो, और एक यहाँ पे देखो भाई, एक तो आप ये स्लोप देखो कितना स्टीप है, और ये स्लोप देखो। कौन से में अवलांस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे भाई? इसमें, क्योंकि इसका स्लोप हाई स्लोप है। क्या भाई? इसका हाई स्लोप, जिसको हम स्टीप स्लोप भी कह देते हैं जियोग्राफी में। तो अवलांस भाई ये है ना परी एज वेल एज जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, इसमें आ सकता है भाई। अवलांस के टाइप देख लेते हैं। पहला स्नो अवलांस, जिसमें भाई जो स्नो होगी ना, इंक्लूड स्लप, स्मॉल स्लाइड ऑफ ड्राई पाउडर स्नो। एक मेरे को डिफरेंस बताइए भाई स्नो एज वेल एज आइस में।
इन दोनों का डिफरेंस है ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी कोई भी जनरल नॉलेज में पूछ सकता है सनो में। और क्या कहते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सनोम लांस क्या होगा, जब जो स्टब स्लफ स्लोप वो होगी ना सनो वो नीचे आ जाए। रोक में क्या होगा भाई, जिसमें मैसिव रोक जो रोक है ना वो आ जाए। आइस में क्या होगा भाई, जैसे आइस हो गई ये ग्लेशियर हो, जो ये कॉमन होता है ग्लेशियर वाले रीजन में, वे लार्ज आइस मास, जो आइस मास है ना वो नीचे आ जाए ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से ये नीचे आ जाए, उसको आइस अवलांच कहते हैं। डेब्रिज जिसमें भाई ये सॉइल होगी जैसे कीचड़ टाइप हो गया ना वो नीचे आ जाए। सो एक इसके ये हैं भाई इसके रीजंस, हैवी स्नोफॉल हो जाए जिसकी वजह से भाई ओवरवेट हो जाए और स्टीप स्लोप की वजह से वो नीचे आ जाए, ये तो हैवी स्नोफॉल हो गया। लेयरिंग ऑफ स्नो, जैसे भाई नीचे वाली लेयर लूज हो गई तो इस वजह से सारा जो जितनी भी स्नो है ना वो नीचे आ जाए, डिस्ट्रक्शन कोच कर दे। स्टीप स्लो, स्टीप हो गए भाई ये स्लोज। ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है ना उसकी वजह से जो हमारी स्नो मेल्ट हो रही है उसी के वजह से वो नीचे आ जाए। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे भाई कंस्ट्रक्शन हो गया, जो हमारे हिली एरिया वहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना उसकी वजह से अवलांच हो सकता है भाई। अर्थक्वेक जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना उनके टकराने से भी अवलांच आ सकता है। सो इसमें था भाई जो जिला पास न्यूज़ में। तो भाई इसका ना थोड़ा आपको पता होना चाहिए कहाँ से खाता है। ये जो जिला श्रीनगर से हमें ले श्रीनगर टू ले हमें कनेक्ट करता है हमारा जो जिला पास। जितने ही पास है ना भाई उनको आप कहोगे ना तो मैं एक उसमें कवर करवा दूंगा एक वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पास हैं, क्योंकि है ना आपकी बार इन पास से है ना क्वेश्चन आ सकता है। सो एक मुझको कमेंट में बताना भाई मिंटी का पास कहाँ है, MINTI कि मिंटी का पास कहाँ पर है भाई। ठीक है, एक मुझे जीपला बताना भाई, जीपला। एक बताना खारदुंगला, ठीक है, जीपला खारदुंगला। एक नाथुला पास बताना भाई कहाँ पर है। इनका मैंने कमेंट में बताना कौन कौन सा बताओगे भाई। पहला नाथुला, जीपला एंड उमनिंगला बता देना भाई। उमनिंगला कहाँ पर है भाई, ये तीनों कमेंट में बता देना मुझको। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है ना उसने क्या कहते हैं भाई 858 सॉरी भाई इतने 858 करोड़ रुपए की डील साइन की है भाई। उसको देखते हैं फिर इसमें आ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है भाई। ये एक IS डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर इसको गाइड करते हैं तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स। क्या है भाई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सो जो हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर है ना ये उसको चेयरमैन होते हैं। और कब फॉर्म हुई थी भाई ये, जो हमारा कारगिल वॉर हुआ ना 1999 में, उसके बाद 2001 में ये फॉर्म हो गई थी। इसका रीज़न क्या है भाई, फॉर्म होने का मेन रीज़न क्या है। सो ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसका ना मेंस में आ सकता है भाई कि हमने ये क्यों बनाया। वैसे भी कोई पूछ सकता है कि जो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ना क्यों फॉर्म हुई थी। तो स्ट्रीमलाइन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो हमारे जो इसकी डिफेंस की डील होती थी ना इनको सिंप्लीफाई प्रोसीजर करना भाई। बिफोर DAC डिफेंस परचेज इन इंडिया वेरी स्लो, जो हम परचेज करते हैं ना किसी भी दूसरी कंट्री से तो वो पहले बहुत स्लो होता था, तो उसको ना फास्ट करने के लिए पहले ये बनाया गया। दूसरा आंसर फास्ट डिसीजन मेकिंग, इसमें भी हमारे भाई CDS और सभी जो इम्पोर्टेंट जो डिफेंस के पर्सन होते हैं ना वो इसमें होते हैं भाई। वो इसको ऐड कौन करता है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ना वो इसको ऐड करते हैं। सो फास्ट डिसीजन, ताकि हम ना जल्दी डिसीजन ले सकें। इंडिया सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्विक रिस्पॉन्स टू DAC एनेबल्स फास्टर अप्रूवल ऑफ डिफेंस डील, जो डिफेंस की डील होती है ना उनको फास्ट कर सकें भाई। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी भाई, ट्रांसपेरेंसी ला सकें। टू प्रमोट इंडिजनाइजेशन, मेक इन इंडिया। सो ये था भाई DAC कब बना, 2001 में। क्यों बना इसके रीज़न बता दिए कि भाई हम उसमें जो हमारी ये डील है ना जो वेपन्स की डील होती है इनको फास्ट करने के लिए। प्रमोट आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, इसको प्रमोट करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए, फास्टर डील करने के लिए। सो इसके लिए हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बना। तो कौन ऐड करते हैं इसको, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ना वो इसको ऐड करते हैं। अगला भाई S-400 आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हुआ भाई कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारा ये डिफेंस सिस्टम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
सो इसके है ना ये न्यूज़ में आने का मतलब ये था, इसके नाम 5 मतलब 5 ये आने थे तो 3 आ चुके थे और 2 अभी आएंगे भाई। सो एमिड गोइंग टेंशन बिटवीन वेस्ट एशिया, इंडिया सेट टू रिसीव द रिमेनिंग 2 यूनिट ऑफ S-400। 5 यूनिट की डील हुई थी भाई, जिसमें से 3 यूनिट आ गई थी, 2 यूनिट अभी आने वाली हैं। सो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। सो सबसे पहले देखते हैं S-400 क्या है। इन द इंडियन सर्विस S-400 नेम है सुदर्शन चक्र। हमें S-400 का नाम सुदर्शन चक्र रख रखा है अभी। सो ये सिस्टम क्या है भाई, एनेबल एरिया थ्रेट एट 400 किलोमीटर दूर से भी जो भी मिसाइल आती है ना हमारी, तो उनको ये डिटेक्ट कर लेता है भाई। डिटेक्शन रेंज इसकी है ना 600 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है भाई। जैसे इसमें बता रखा 400 पर है ना, इसकी जो रेंज है ना ये 600 किलोमीटर तक भी आगे पर पहुंच जाती है। एंड ट्रैक अप टू 300 टारगेट साइमल्टेनियसली, कि साथ के साथ है ना भाई 300 टारगेट पर फोकस कर सकता है भाई ये साथ के साथ। एडवांस फेज एरी पैरानोमिक एंड रेडार ऑफर 3, मतलब भाई ऑल डायरेक्शन में भाई देख सकता है साइमल्टेनियसली 36 टारगेट भाई। साथ के साथ ये है ना न्यूट्रलाइज कर सकता है। एंड गाइड इतने की स्पीड भाई, मैक 14 की स्पीड से जो मिसाइल आती है ना, कई बार ये होता है कि भाई जो मिसाइल है ना वो बहुत फास्ट स्पीड से आती है, जिसके कारण हमारे जो ये डिफेंस के प्रोजेक्ट है ना ये रिएक्ट नहीं कर पाते। सो इसी वजह से ये S-400 है ना, जो मैक 14 की स्पीड होती है ना उसको इजीली डिटेक्ट कर लेता है भाई। सो ये थे आज के टॉपिक। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।